यस भाइयों, तो अभी हमारा है चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। तो अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं कहाँ से क्या पूछा जाता है। सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कई बार 1 या 2 मार्क्स में पूछ ली जाती हैं। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो सबसे पहला शाइनिंग सरफेस। मेटल की सरफेस कैसी होती है? शाइनिंग। और इस प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं? मेटेलिक लस्टर। लस्टर यानी चमकती है। मेटल की सरफेस क्या होती है? शाइनिंग होती है। और उसी चीज को अपन क्या करें, इस प्रॉपर्टी को क्या करें? मेटेलिक लस्टर। तो पहली प्रॉपर्टी भैया मेटल की ये हो गई। अच्छा चलिए, दूसरी प्रॉपर्टी मेटल के अंदर में क्या आती है? जनरली मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। मेटल क्या होते हैं? हार्ड। जैसे हमारा लोहा है ना? लोहा हार्ड होता है। ठीक है। फिर मेटल को हम क्या कर सकते हैं? बीटन इनटू थिन शीट। मेटल का थिन शीट यानी पतला पतला चद्दर बनाया जा सकता है। और इस जो जो प्रॉपर्टी है उसको अपन क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी। क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी। फिर हमारा मेटल का वायर बनता है, जैसे लोहे का तार होता है। थिन वायर बनाए जा सकते हैं जिसे अपन कहते हैं डक्टिलिटी। अगला क्या आता है मेटल के अंदर में? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। भैया मेटल के अंदर में हीट बड़े आराम से पास होती है। और फिर क्या आएगा भैया मेटल के अंदर में? करंट बड़ा आराम से पास होता है कि नहीं? करंट पास होता है यानी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारी मेटल की हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आता है नॉन मेटल। भाई नॉन मेटल कैसा होता है? देखिए, चलिए नॉन मेटल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस, उनको आप अच्छे से कर लेना। ये पहला पॉइंट है हमारा। ये 4 पॉइंट आपकी बुक में जो दिए ना, इनको अच्छे से पढ़ के जाना गाइस, क्योंकि कई बार इनमें से एमसीक्यू पूछ लेता है। फिर आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज को अच्छे से समझ लो। मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। जैसे कि कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया तो कॉपर का ऑक्साइड बनाया। और यही चीज जब आप जहां आपकी किताब स्टार्ट होती है, देखो मैग्नीशियम क्या था यहाँ पे? मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। और बर्न हो रहा है यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या हो गया भाई? मेटल का ऑक्साइड हो गया। आपकी बुक ही यहीं से चालू हो रही है। ठीक है। चलिए, कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया। तो कोई एक एग्जांपल याद कर लो बस, ज्यादा नहीं। ठीक है। चलिए, फिर आता है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, यानी मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? तो देखो भाई, यहाँ लिखा हुआ क्या होगा। मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मेटल ऑक्साइड अगर पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड। देखो के क्या है? पोटेशियम। क्या है? मेटल है। यानी पहला वाला मेटल प्लस वाटर क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड। और क्या बनना चाहिए? हाइड्रोजन गैस बननी चाहिए। और मेटल का ऑक्साइड है अगर और वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड। लेकिन देखो, पोटेशियम पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है H2O के साथ में, क्या बन रहा है? KOH बन रहा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस। सोडियम मेटल है, पानी के साथ में रिएक्शन कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है और हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है। कैल्शियम है, पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो कोई 1 या 2 एग्जांपल आप याद कर लो। और ये रहा एल्यूमिनियम, हमारी मेटल है, वाटर यानी H2O, मेटल ऑक्साइड यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन यानी ये रही हाइड्रोजन आपकी। ठीक है। तो देखो, आप पहला वाले को यहाँ रिलेट कर सकते हो। लोहा हमारा मेटल है, वाटर ये रहा, मेटल ऑक्साइड ये बना Fe2O3, सॉरी Fe3O4 बना, हाइड्रोजन H2 गैस। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? चलिए ये भी समझ डालते हैं। ये रहा, मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इनको अच्छे से पढ़ के जाना, ये पूछा जाता है ना। अब हमारा आता है यहाँ पे एक टिपिकल क्वेश्चन बनता है यहाँ से। देखो, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, एक्सप्लेन। कई बार ये सवाल पूछता है, तो आपको जवाब क्या देना है? इट इज बिकॉज HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइजेज द H2 produced to water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxide, या तो N2O या NO या NO2।
तो गाइज यहाँ पे ये एक टिपिकल सवाल बनता है 2 मार्क्स का। तो ये बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है, 3 लाइनें आपको समझ के जानी है, ठीक है। अब यहाँ से आगे मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ भाइयों, तो है हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। देखो यहाँ लिखा हुआ है मेटल ए सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए हो जाएगा और मेटल बी बन जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। जो बी का था वो ए का हो गया और मेटल ए थी वो मेटल बी बन गई। और यहाँ पे ये बार बार दिया जाता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें हमने लोहे की नेल, कीली, खीली, जो भी आप बोलते हो वो डाली हमने। क्या हुआ, कॉपर आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया। किसका बन गया, आयरन सल्फेट का। और ये वायर जो है वो किसका बनने लगा, कॉपर वायर, ठीक है। तो उल्टा होता है ना। रिएक्टिविटी सीरीज कई बार ये पूछ लेता है कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। तो ये आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। आप जैसे भी याद करते हो, जिस भी तरीके से याद करते हो आप याद कर लो, लेकिन आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि लीस्ट रिएक्टिव कौन कौन है। ये वाले लीस्ट रिएक्टिव हैं। फिर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है नीचे की तरफ, मोस्ट रिएक्टिव कौन है, ये वाले मोस्ट रिएक्टिव है, ये फटाक से रिएक्शन करेंगे किसी के भी साथ, है ना। तो ये टेबल को आप अच्छे से एक बार समझ के जाओ। फिर आता है हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मेटल और नॉन मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। देखो ये जो टेबल है ये 10th क्लास की है ही नहीं गाइस, ये 9th क्लास की साइंस की है कि नोबल गैस में KLMN सेल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, एटॉमिक नंबर क्या रहेगा। तो ये तो हमने अप टू 20 तक दिए गए हैं, ये तो हमने 9th क्लास में ही पढ़ लिए थे, है ना। ये 9th का है। और ये भी क्या है, Na है, सोडियम 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो Na+ कैसे बनेगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा ये, तो 2 8 हो जाएगा, है ना। स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकला। Cl है, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये माइनस बन जाएगा। अब ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों शांति से बैठेंगे नहीं है, ये कुंवारे हैं, कुंवारे हैं, ये दोनों कुंवारे हैं। तो कोशिश करेंगे बॉन्ड बनाने की, तो लो भाई NaCl बन गया। तो ये सब 9th क्लास की चीज है, इसमें ये 10th जैसा कुछ है नहीं। 9th अगर आपने पढ़ी है तो आप इसे तुरंत समझ जाओगे, हाँ भाई हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। इसी तरीके से आपको समझाया गया है MgCl2 का एग्जांपल लेके कि Mg क्या करता है, Mg के पास नॉर्मली क्या रहता है, 282 रहता है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो Mg+2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ गए। Cl है, नॉर्मली 287 रहता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेता है तो Cl- बन जाता है, लेकिन इसने 2 छोड़े और एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसने 2 छोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए क्लोरीन कितने चाहिए हमको, 2 चाहिए, इसलिए MgCl2 बनता है हमारा। क्या बनता है, MgCl2, क्योंकि एक मैग्नीशियम को कितने क्लोरीन चाहिए, 2 चाहिए भाई, भारी आइटम है ये मैग्नीशियम, है ना। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, अरे भाई जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक बॉन्ड इन द सेंस एक प्लस है एक माइनस है, दोनों जुड़ के आयनिक बॉन्ड बना लिया, जैसे NaCl है, जैसे MgCl2 है ना। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी गई हैं आयनिक कंपाउंड की, ये कई बार प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं, कई बार पूछी जाती है ये प्रॉपर्टी। तो गाइज ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, 2 मार्क्स में पूछी जाती है। फिर आता है अकरेंस ऑफ मेटल, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आता है इसके अंदर में कि मेटल को कहां से कैसे निकालते हैं। तो ये आपको जो है ना ये समझ के जाना है, बहुत अच्छे से समझ के जाना है गाइज। है कुछ नहीं, अगर पहले तो हम उसको सल्फर है तो उसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा दो, उसका पहले तो क्या लेके आओ, HgO ऑक्सीजन की फॉर्म में लेके आओ, ऑक्साइड की फॉर्म में लेके आओ, है ना। अगर ऑक्साइड की फॉर्म में, देखो ये सल्फर था, इसको रिमूव किया, ऑक्सीजन की फॉर्म में लेके आए, ये ऑक्सीजन था, तो फिर हम उसे हीट करके भी निकाल सकते हैं। या तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसे हीट करके देखो निकाल दिया हमने, ऑक्सीजन को निकालने की कोशिश किया। यहाँ ऑक्सीजन है, या तो कार्बन के साथ में रिएक्शन करके CO या CO2 बना के बाहर निकालने की कोशिश किया। तो ये बहुत आसान है। पहले सबसे पहले सल्फर को हटाने का सोचो कि वो कैसे हटेगी। यहाँ देखो MnO2 एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन किया, Mn बना, Al2O3 बना और साथ में हीट प्रोड्यूस होगी। Fe2O3 है, एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन किया, Fe बना, Al2O3 प्लस हीट प्रोड्यूस होगी। और ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल भैया ये पूछा जाता है बहुत बारी, 3 मार्क्स में पूछा जाता है ये, 3 मार्क्स में मेटल का रिफाइनिंग कैसे करें। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, एक बाहर से बैटरी लगाओगे, ये की है आपकी, और एनोड वो लोगे जिसको आपको रिफाइन करना है। यानी एनोड क्या है आपका, गंदा मतलब जिसमें डस्ट है, धूल है, मिट्टी है, दूसरे अदर एलिमेंट्स हैं, है ना, इम्प्योर है। इम्प्योर को लोगे एनोड पे और प्योर को लोगे आप कहां पे, कैथोड पे। और ये सॉल्यूशन ले लिया हमने, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हमने, किसका लिया है,
कॉपर सल्फेट का, और हम किसको प्योर कर रहे हैं, कॉपर को ही प्योर कर रहे हैं। तो चलिए अब क्या होगा, देखो जैसे ही की को ऑन करूंगा तो यहां से कॉपर के जो आयन है वो निकल निकल के कहां जमा होने लगेंगे, कैथोड पे। और ये जो लिया है आपने इम्प्योर लिया है, इसके अंदर में जो इम्प्योरिटीज हैं वो कहां सेडिमेंट होंगी, कहां जमा होने लगेंगी, नीचे, एनोड के नीचे जमा होती हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं एनोड मड। क्या कहते हैं, एनोड मड। और प्योर प्योर कॉपर धीरे 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 एनोड से निकल निकल के कहां जाने लगेगा, कैथोड पे जाने लगेगा। तो कितना आसान है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, आप बड़े आराम से मेटल को रिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब आता है हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है भाई, समझ लेते हैं। कोरोजन यानी होता है जंग लगना। अब हमारे लोहे में जंग लगती है ना, चलिए ये हमारा, अब जंग कैसे लगती है समझो, जंग लगने के लिए क्या चाहिए, ये जो फिगर है 3.13 ये बता रहा है कि जंग कैसे लगती है। देखो ये टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें पानी भरा हुआ है और ये रस्टी आयरन नेल्स डाले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रस्ट लग गई है, और ये देखो कंप्लीटली वाटर के अंदर में है, कंप्लीटली वाटर के अंदर में, तो एयर तो आ ही नहीं रही है ना, लिखा हुआ है लेवल ऑफ ऑयल, ये ऑयल है या वाटर है आपका, है ना, डिजोल्विंग इन द वाटर। ये तो ऊपर तो क्या है, ऑयल की लेयर है, और नीचे क्या है, वाटर है, और नेल्स यहाँ पड़ी हुई। अब आप बताओ इस पर रस्ट जमेगी नहीं जमेगी, कोरोजन होगा नहीं होगा, है सोचने वाली बात है, नहीं होगा। अब ये ड्राई एयर है, एकदम ड्राई एयर है, क्या होगा, इस पे कोरोजन होगा कि नहीं होगा, सोचो आप सोचो बैठ के क्या होगा। अरे भाई कोरोजन होने के लिए मॉइस्चर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर मॉइस्चर है यानी पानी है और ऑक्सीजन है तो कोरोजन होता है, और पानी और ऑक्सीजन दोनों नहीं मिल पा रहे हैं तो कोरोजन नहीं होता है। हमारे जो घर के दरवाजे, खिड़की, जंगले लोहे के जो रहते हैं उन पर कोरोजन होता है, जंग लगती है। क्यों, क्योंकि वाटर जो है, वाटर कहाँ से मिलता है, हवा में से मिल जाता है, क्योंकि हवा के अंदर एयर के अंदर में वाटर पार्टिकल्स होते हैं और ऑक्सीजन होती है, इसलिए उसका क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, रस्ट हो जाती है उसके अंदर। चलिए प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, अब बहुत सारे केस बताए गए हैं कि किस किस तरीके से आप प्रिवेंशन कर सकते हो। ये कई बार 2 मार्क्स में पूछा गया है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कैसे करें आप, है ना। बस इसमें गाइज और कुछ है नहीं, खत्म आपका चैप्टर। देखो कितनी आसान आसान चीजें हैं।